जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज का हमारा टॉपिक क्रांतिकारी संगठनों का पार्ट 2 है। अभी तक हमने आपको पढ़ाया पार्ट 1, आज बात करेंगे पार्ट 2 की। हो सकता है पार्ट 3 भी हमें लाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें सारे के सारे वीडियो नहीं समेट पा रहे हैं। हमने प्रयास किया था कि शुरुआत में ही जो भी तथ्य आप तक पहुंचाए जाएं, उनका सिर्फ एक और एकमात्र उद्देश्य हो सूचनाएं आप तक पहुंचाना और उन सूचनाओं का आपके द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना। आप कहेंगे सर ये कैसे यूज़ करेंगे? तो जो भी कहानी, जो भी घटनाओं का हम तार्किक विश्लेषण करते हैं उसमें कथन और कारण के प्रश्न बनते हैं, और जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आपको कथन कारण नहीं आएंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरी बात कि जब आप 1 2 3 मिलाते हैं, पहला सही 1 2 सही 1 2 3 सही, जब तक आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपका अच्छा सा जवाब होता जो मैं पिछले 17 वर्षों से लोगों से सुनता आ रहा हूँ। पेपर में जब पैटर्न चेंज हुआ 2013 में, तो कई बच्चों ने हमसे कहा कि सर नहीं अटेम्प्ट करेंगे 4 क्वेश्चन इस पोर्शन वाले, का दिक्कत है? तो ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये 4 क्वेश्चन छोड़कर आप प्रतियोगी परीक्षा में कंपटीशन में हिस्सा ले पाएंगे? अरे एक क्वेश्चन में आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा, आप 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और फिर आप दोष देते हैं वे वाले भगवान हमका साथ नहीं दिए, हमारा तकदीर साथ नहीं दिया। पहले अपना साथ दो यार। चीटिंग करके आप पढ़ रहे हो टुकपुजिया टाइप की किताबों से, कॉन्सेप्ट है नहीं, और दोष आप भगवान को देते हो। अरे यार भगवान ने भी तो आपसे कहा था, आप कहते हैं मैं भाग्य में हो तो मिल जाए। अरे हो सकता है तुम्हारे भाग में यही लिखा हो कि मेहनत करोगे तो मिल जाए। इसलिए कृपया करके भाग्य के भरोसे ना बैठें, कर्म के भरोसे बैठे। और कर्म का मैं अगर सहयोगी हूँ तो मेरा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और आने वाली परीक्षाओं में अच्छा सा रिजल्ट दीजिए और आपके नाम के आगे कुछ लिख जाए। जो मेरा सपना होता आपका सपना कुछ और हो सकता है। तो मैं आज शुरू करता हूँ टॉपिक 2, जिसमें हम आपसे बताने जा रहे हैं आज क्रांतिकारी संगठनों का पार्ट 2। इसमें क्या अच्छा पार्ट 2 की आवश्यकता क्या पड़ी? जब पार्ट 1 इतना सक्रिय था तो पार्ट 2 की आवश्यकता क्या पड़ी? वो सारी कहानी हम आप तक पहुँच। किसी ने डाला है कमेंट्स बॉक्स में कि सर पार्ट 2 क्यों पढ़ा रहे आप, इसको एक ही साथ क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो हम इसको पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। हो सकता है कल हम पार्ट 3 और लेकर आएँ। आज जब हम बुक सर्च करेंगे, कल कोई कह रहा था तो मैं स्पष्ट तौर पे नेशनल चैनल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी पुस्तक है जो मैं बेस बना के पढ़ाता हूँ। ये है डॉक्टर एस.के. पांडे, आप अच्छे जानते हैं एस.के. पांडे सर की बुक है आधुनिक भारत का इतिहास। ऊपर लिखा है सिविल सेवा हेतु प्रमाणिक और अंदर लिखा है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। इसलिए जो भी मैं फैक्ट दे रहा हूँ इस किताब में है, प्रयाग एकेडमी से छपती है। मैं सारा कुछ आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप बुक्स में ज़रूर एक बार देखते चलें। हमारे पढ़ाने के बाद भी, कॉन्सेप्ट के बाद भी बुक ज़रूर एक अच्छी देखते हुए चलो। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, और पार्ट हो सकता है पार्ट 3 भी हमें लाना पड़े। आइए ऐसे बात करते हैं। भारत में 1897 के बाद जो एकाएक परिवर्तन हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार लोगों की आंतरिक दशाएं थीं। किसी का टैक्स बढ़ रहा है, किसी को खेती नहीं करने दे रहे हैं, किसी से जबरिया 3 कठिया पद्धति करवा रहे हैं, किसी से कुछ करवा, वे एक फोर्स्ड काम करवा रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर, लेकिन क्या ये दशाएं केवल भारत के अंदर होंगी? क्या भारत से बाहर भी लोग जा रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक उन पर प्रभाव पड़ेगा। महात्मा गांधी बाहर से आएंगे, जो भी भारत में, भारत से बाहर जाएंगे वापस आएंगे। बहुत सारे लोग इस समय पढ़ रहे हैं वो भारत आएंगे तो दशाओं को देखेंगे और प्रयास करेंगे। तो अभी तक की दशाओं को हमने देखा, वो भारत की आंतरिक दशाओं का विश्लेषण कर रहे थे। और आज हम बात करेंगे भारत की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा, यानी यूँ कहें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को कंबाइन करना या कंपाइल करना। तो आज से हमारा टॉपिक जो शुरू होगा उसके लिए दशाओं में कौन कौन सा को वो जरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पार्ट 2 क्या है? भारत में क्रांतिकारी संगठनों का इतिहास, पार्ट 2 हम लेकर आए। अब सबसे पहले हम पीछे की 2 घटनाओं को जिक्र करेंगे और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। 1911 में दिल्ली दरबार होता है, आपको अच्छे से पता है, और 1912 में ही दिल्ली कांड होता है, जिसमें आपको याद होगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, उनकी पत्नी और बच्चों पर बम फेंका जाता है, जिस पर एक केस बनता है जिसे दिल्ली केस कहा जाता है। मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया नेक्स्ट वीडियो में, जाइए जल्दी से उसको फिर से देख लीजिए। उसके बाद 1913 मैंने कहा गैपिंग ईयर था, शांति काल था। 1914 में घटना होती, वो क्या है? फिर मैं 15 के आगे शुरू करता हूँ। 1914 में घटना हुई जिस घटना को कहते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। नोट करिएगा,
कामागाटा मारू प्रकरण, जो कि एक जापानी शब्द है। होता क्या है कि भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां जब तीव्र गति से बढ़ीं तो यहाँ के लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों को अपना अड्डा शुरू कर दिया। जैसे श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में बनाया था, याद है ना। उसी प्रकार कनाडा में सबसे ज़्यादा, अच्छा ध्यान रखिए, कनाडा में पंजाबी सबसे ज़्यादा हैं आज भी। ऐसे ही सिंगापुर में, ऐसे ही बहुत सारे देशों में, मलेशिया में। तो ये सारे देशों में लोग यहाँ से जाकर अपने लिए तैयारी कर रहे थे, यानी भारत को स्वतंत्र कराने की। वही एक प्रयास किया गुरुदत्त सिंह ने, जिन्होंने लगभग 150 सिख लोगों को कनाडा ले जाना चाह रहे थे प्रशिक्षण के लिए। ध्यान सुनिएगा, ताकि उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल किया जा सके। ध्यान से सुने रहिएगा। हुआ क्या कि जैसे ही वो जहाज़ जो कामागाटा मारू है, इसे लेकर वो निकलते हैं कहाँ के लिए, कनाडा के लिए। उस समय ब्रिटिशर्स ने एक नियम बनाया कि कनाडा में वह व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता जो डायरेक्ट भारत से आया हो, वो यहाँ नहीं आएगा। ध्यान सुनिएगा, डायरेक्ट भारत से आने वाले लोगों को आप वैंकूवर में, यानी जो कनाडा का शहर है वैंकूवर में, आप प्रवेश नहीं करने देंगे। और ये तब तक ये लोग निकल चुके थे। इसमें 375 लगभग 375 लोग थे, जिसमें 150 लोग सिख थे जो पंजाब से जा रहे थे। बाकी सारे अन्य देशों से लोग कुनबा इकट्ठा होकर जा रहे थे। सबका उद्देश्य एक था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कामागाटा मारू को प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी और कहा क्या कि इनको आप अपने यहाँ राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो वहाँ पर गुरुदत्त सिंह नामक एक जो व्यक्ति था, इसने बहुत जोशीला भाषण दिया। कहाँ? वैंकूवर के बंदरगाह पर। और वहाँ पर 150 सिखों ने विद्रोह कर दिया। लंगड़ वहीं भी डालना पड़ा, वापस नहीं आया। ध्यान से सुने रहिएगा। जब वापस नहीं आया तो वहाँ की सरकार को लगा कि ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उन्होंने एक शोर कमेटी, शोर माने था तट, उन्होंने तटीय कमेटी का गठन कर दिया। और वो उससे निर्णय ये करना था कि इनका क्या करना है। अरे भैया, तुम्हारा ही सरकार, तुम्हारी ही समिति, स्वाभाविक था। परिणाम क्या था? कामागाटा मारू को अपने तट नहीं रोकना। तो क्या करते? वापस आना पड़ा। तो वो जहाज़ वापस आया, जिस पर एक मुकदमा चला। आगे इस पर हम बात करेंगे कि उन सैनिकों के साथ क्या क्या ज्यादती करी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को यातनाएं दी गई कि वो 150 जो सिख थे वास्तव में देशद्रोही के रूप में स्वीकार किए गए, जबकि वास्तव में सब देशभक्त थे। ये घटना थी कब की? जो 1914 की। ठीक, अगला जरा देखिएगा। एक घटना है तोसा मारू कांड। एक है कामागाटा मारू, दूसरा है तोसा मारू। तोसा मारू सिंगापुर का एक जहाज़ था और कुछ सैनिक जो सिंगापुर जा रहे थे, सिंगापुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने 1914 में जो जहाज़ लेकर गया जिसका नाम था तोसा मारू, वो गदर पार्टी के लोगों को लेकर जा रहा था, जो डूडा खां के नेतृत्व में, यहाँ लिखना मिस हो गया है, यहाँ डूडा खां के नेतृत्व में, आप जरा इसके साथ ले लीजिए जल्दी से, हम आगे चलें। डूडा खां के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कहाँ से? सिंगापुर से। हुआ क्या कि वहाँ पर परमानंद नामक एक व्यक्ति था, उसने लोगों को इकट्ठा किया और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वहाँ लड़ाई शुरू कर दी। और जब लड़ाई शुरू कर दी तो सिंगापुर में क्रांति हो गई ब्रिटिश के खिलाफ। इसीलिए इस बात को सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता था। ये भी घटना कब है? 1914 की। तो दो घटना को मैंने छोड़ रखा था क्योंकि ऐसा ना मिस हो जाए। तो एक है कामागाटा मारू, दूसरा है तोसा मारू। तो ये दोनों घटनाएं जहाज़ को लेकर हैं, यानी सही कह रहे हैं मैरीन को लेकर, जो दूसरे देशों में अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लोगों को लेकर जा रहे थे। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये परीक्षा में आया, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो दूसरा घटना एक 1950 में हुई, ये तो थी जहाज़ी घटना। अगला एक घटना हुई कि आप विश्वास नहीं करेंगे, महिलाएं जो 5 मीटर लंबी साड़ी पहनती, वर्ल्ड में खैर हमारे यहाँ ही माँ बहनें हैं जो ऐसा पहन सकती हैं, बाकी सबके बस का है नहीं। आप पैंट शर्ट पहनते हो, 25 बार उसका बेल्ट सही करते हो। वो 5 मीटर की लंबी साड़ी को बांध कर कभी दोबारा उसको टच भी नहीं करती। ये गरिमा है हमारे यहाँ की। सल्यूट टू दैट्स मैन, वीमेन, सॉरी, हाँ मैन भी हैं यार। भारत में तो धोती कुर्ता पहना जाता है, मैन चलेगा। देखिए अगला घटना क्या है? सिल्क पेपर षड्यंत्र। सिल्क पेपर से नाम तो सिल्क पेपर षड्यंत्र है, लेकिन वास्तव में होना चाहिए सिल्क साड़ी षड्यंत्र। होता क्या? पीली साड़ी के अंदर फारसी भाषा में एक दूसरे को संदेश भेजे जाते थे
और संदेश से क्या होते थे, कोई लव लेटर तो लिखने वाला ना। तो वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट योजना जो बनाते थे वो साड़ियों में लिखकर महिलाओं को पहनाकर भेज देते थे। महिलाएं जाकर वहाँ ड्रेसअप करती थी और सूचनाएं एक दूसरे तक पहुँच जाती थी। ये बलिदान था, ये जज्बा था हमारी महिलाओं का भारतीय, जो वहाँ इतना हिम्मत कर रही थी। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार की घटना होती है। तो 1915 मौलवी उबैदुल्ला पीली साड़ी जो पर फारसी भाषा में लिखकर संदेशों के दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने इस पर रोक लगाई और जो भी लोग दोषी थे, खासकर उबैदुल्ला, उनको सज़ा दी गई। तो ये षड्यंत्र कहलाता सिल्क पेपर साड़ी षड्यंत्र। आप चाहे तो सिल्क पेपर षड्यंत्र के रूप में कह सकते हैं। तो ये कहानी अभी तक जो थी पिछले से कोरिलेट करना था, इसलिए हमने आपको सुना दी। अब ज़रा आगे चलते। अब नेक्स्ट बात, अब एकदम से चरण चेंज क्यों हो गया? 1915 के बाद एकदम ऐसे क्या घटनाएं आ गई जिससे क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज हो गई? तो यहाँ पर सन ऊपर नीचे होंगे। कारण क्या है? जब बात हम बंगाल की करेंगे तो सारी बंगाल की चीज़ें आएंगी, तो सन तो स्वाभाविक है। और जब हम बात करेंगे मुंबई की या महाराष्ट्र की, तो वहाँ भी घटनाएं हो रही होंगी, यहाँ भी घटना, उत्तर प्रदेश में घटना, पंजाब में भी, लाहौर में, दिल्ली में भी, तो सब जगह अलग अलग घटनाएं होंगी। अगर हम इसको क्रम से पढ़ाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, क्रम आप सही कर लीजिएगा। अब जाएंगे क्यों? हम जब हम बात महाराष्ट्र की करेंगे तो सारी बातें महाराष्ट्र करेंगे। क्या उस समय दिल्ली वाले लोग सो रहे होंगे? क्या वहाँ भी कुछ हो रहा होगा? क्या लाहौर वाले लोग सो रहे होंगे? नहीं भाई, वो भी कुछ कर रहे होंगे। तो वहाँ भी घटनाएं घटित होंगी यहाँ। लेकिन आप चाहें कि एक साथ सबको जोड़ दें तो भैया बन जाएगा पंचमेल खिचड़ी। और हम पंचमेल खिचड़ी खाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग शुद्ध खाने वाले लोग हैं। चलिए, तो द्वितीय चरण के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, जल्दी से सुन लेंगे। गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेना। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बताइए कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। लेने के कारण लोगों में एक निराशा घर कर गई। लोगों ने पहले खूब कस के गांधी को सुनाया, उनकी लोकप्रियता में कमी आई, लेकिन लोगों ने इसके बाद असहयोग आंदोलन की निराशा के कारण कुछ लोगों के अंदर एक जज्बात आया कि तुम अपने रखे रहो। और उसका सबसे पहला जज्बात आया CR दास, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन ही असहयोग आंदोलन के विरोध में किया था। हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा तो पीछे वीडियो में जाइए, जल्दी से पढ़िए। तो जब वो यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज हुई तो पहला कारण था, क्या कारण था? आप कोई पूछ रहा था कि सर क्यों पढ़ा रहे सेकेंड पार्ट? इसलिए पढ़ा रहे। क्यों? अभी तक घटनाएं केवल अपनी बात तक थी, नहीं, अब बात बदल चुकी, इसलिए। दूसरा अभी और देखते हैं। पहला कारण तो हो गया कि असहयोग आंदोलन से उपजी निराशा के कारण लोगों के अंदर एक बात घर कर गई कि बिना क्रांति के, बिना शस्त्र उठाए इन ब्रिटिशर्स को नहीं भगा पाओगे। क्या बात है। अगला देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको अच्छे से याद है, प्रथम विश्व युद्ध में जिन मजदूरों को गांधी जी ने सार्जेंट बनकर भर्ती कराया था, उनके हाथ क्या लगी? क्या लगी आप बताओ? निराशा। क्यों? गांव में प्रवेश नहीं करने पाओगे। पहले हम कहानी सुना चुके हैं भैया, जब युद्ध करने जाओगे तो आप अछूत हो जाओगे, और जब अछूत हो जाओगे तो गांव वाले आपको प्रवेश करने नहीं देंगे। आप जाओगे कहाँ? नंबर 1। नंबर 2, ब्रिटिशर्स के लिए आप तुम हो गए कुछ माने ढेला, कहते हैं ना 5 में से 5 गया कुछ नहीं, तो आप हो गए कुछ नहीं। ब्रिटिशर्स के लिए आप हो गया, आप तो केवल एक मोड थे, आप मीन्स, आप केवल साधे थे, उनके साधन नहीं थे। तो आपको यूज़ किया, छोड़ दिया, अब आप कहाँ जाओगे? तो ऐसे लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व तो कुछ क्रांतिकारी लोगों ने कर लिया, जिन्होंने उनको हायर कर लिया। सही शब्दों में कहा है तो उनको मोटिवेट करके अपने साथ मिला लिया कि चलिए हम युद्ध करते हैं। तो उन मजदूरों का एक समूह इकट्ठा हो गया। एक समूह गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस के कारण तैयार हो गया। 2 समूह हो गए कि नहीं हो गए? उसी समय क्या हुआ, 1917 में रूस की क्रांति हो जाती है। अब ध्यान सुनिएगा, रूस की क्रांति से भारत का क्या लेना देना? नहीं भाई, रूस की क्रांति का भारत से बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी जैसे भक्ति चरण बोहरा इस समय रूस में हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्रांतिकारी वहाँ बम बनाना सीख रहे हैं सोवियत संघ में। तो वे लोग वहाँ देखते हैं लेनिन के द्वारा वहाँ तख्ता पलट दिया जाता है और वहाँ साम्यवादी सरकार ला दी जाती है कि बाढ़ में गई तुम्हारी सरकार, अब सबका सब पे अधिकार होगा। तो 1917 की रूसी क्रांति ने लोगों के अंदर एक जज्बा भरा कि बिना शस्त्र उठाए इन ब्रिटिशर्स को, वहाँ देखो वहाँ ब्रिटिश लेनिन ने क्या किया, मार के सबको सही कर दिया। आप उदाहरणों पे बहुत जाते हैं। आपके गांव में एक लड़का कोई क्लर्क हो जाता है तो सारे गांव में सबके घर में किताबें आ जाती, पढ़ो तहु बन जी मास्टर, तहु बन जी या वाह।
क्या इतनी बड़ी क्रांतियों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्या? बिल्कुल पड़ा। रूस की क्रांति का मेरा तो अपना मानना है कि 1915 के बाद जो भी घटनाक्रम परिवर्तित हुए उसमें कहीं ना कहीं 100% रूस का लेना देना था। तो रूसी क्रांति 1917 में जो हुई उसका भी भारत के क्रांतिकारी संगठनों के निर्माण और क्रियान्वयन में फर्क पड़ा। और यह फर्क इतना ज़्यादा था कि भारत में लोग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स घर पे बात करने लगे कि ये तो चोर है, घोड़ा यहाँ से नहीं रहना चाहिए। आगे की बात समझ। और इसका बहुत बड़ा परिणाम मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की योजना जो 1999 में आती, भले वो एक रचना थी रोलेट एक्ट को लिपापोती करने को, जलियांवाला बाग को लिपापोती करने को, लेकिन उसके में कहीं ना कहीं रूस की क्रांति का बहुत बड़ा हाथ दिखता। तो इससे देखिए साम्यवादी समूहों का उद्भव हो जाता है। साम्यवादी समूह कौन होते हैं? अच्छा, साम्यवाद कहते हैं किसके? जिसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, संसाधनों का समान वितरण होता है। समाजवादी, साम्यवादी, ऐसी धारणा जिसमें सब साम्य हो। साम्य माने सब में संतुलन हो, यानी लोकतंत्र से भी अच्छी धारणा आप कह सकते हो। आप कहेंगे सर सब में समान बंटवारा हो कैसे सकता है? उसी ये नहीं हो सकता था ना, इसी तो लोकतंत्र लाए कि जितना करोगे उतना पे तो तुम्हारा अधिकार है। और साम्यवाद में था नहीं, जितना है वो सब में बटेगा। और यहाँ पे क्या, जितना करोगे उतना मिलेगा। यही सत्य है, यही सही भी। आप बताओ, साम्यवादी लोग जब कह रहे हैं सब पे बराबर का बंटवारा होगा और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की कोई कंपनी काम कर रही है, वो देगी क्या बंटवारे में? खा के देगी, 1 रुपया नहीं देगी। वो तो कहती है आप केवल एम्प्लॉई हो और जितना आपसे तय उतना ही मिलेगा, प्रॉफिट में आप हिस्सेदार नहीं बन सकते। तो स्वाभाविक है वहाँ के लोग अंदर बताइए आएगी कुंठा कि नहीं आएगी। तो इस प्रकार ये बेसिक रीजन से जिसके कारण भारत में द्वितीय क्रांतिकारी संगठनों के उद्भव की रूपरेखा निर्धारित होती। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं तो उत्तर भारत में कौन कौन से हुए? तो उत्तर भारत में भारत नौजवान सभा कौन सी आई? भारत नौजवान सभा कब आई? 1926। और यहाँ पर हम अभी पढ़ाएंगे 1924। तो कहेंगे सर ये घटनाएं ऊपर नीचे कैसी हो रही? चलिए अभी दिखाते हैं। हुआ क्या, भारत नौजवान सभा 1926 में आई। इधर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन काम कर रही है। ध्यान से सुने रहिएगा। और इसकी जो स्थापना की थी ये की थी भगत सिंह और यशपाल ने। किसने? भगत सिंह और यशपाल ने। हम आपको शायद पढ़ाते समय हमेशा कहा करते हैं कि 90 साल की गली ज़िंदगी से भगत सिंह की 36 साल की भली ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। समझ में है ना? 36 साल की मस्त ज़िंदगी और 83 साल 90 साल की बकवास ज़िंदगी से बहुत अच्छी। दिखाते हैं कैसे। भगत सिंह और यशपाल ने मिलकर, ये वही यशपाल हैं जो ढेर सारी किताबें लिखेंगे भी, तो भगत सिंह और यशपाल ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की जैसे भारत नौजवान सभा। उसके नाम से ही लग रहा है नौजवान सभा, यानी 9 युवकों का एक समूह जो क्रांति करने को तैयार हो, यानी युद्ध करने को तैयार हो ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। उद्देश्य था 9 युवकों को जागृत करना और मुख्य धारा में लाना। लेकिन इस पर तुरंत ही रोक लगाई ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि ये फिर से, उन्हें तो 1857 से बड़ा डर था, ऐसा ना हो कि फिर वही परिणति हो जाए। उन्होंने इस पर रोक लगाई। तो भगत सिंह और यशपाल ने क्या किया, इस पार्टी को ही ख़त्म कर दिया, समिति को, और अपने आप को 1928 में किसमें मिला दिया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। ये पहले से है और ये इसमें जाकर मिल जाती कब? 1928 में। पहले तो ये काम कर ही रही थी। समझ में ना? तो इस प्रकार भारत नौजवान सभा भगत सिंह द्वारा बनाई गई और इसका विलय 1928 में किसमें हो गया? इसका विलय हो गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो ऊपर हम बात करने वाले। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हुआ क्या कि इसका जब उसमें विलय हो जाता है तो इनका एक और उद्देश्य निश्चित हो जाता है। यहाँ तक तो केवल नौजवानों को जागृत करना था, बल्कि यहाँ पर आ गया साफ साफ शब्दों में सशस्त्र क्रांति। बांस उठाओ, मारो 4 बांस, इनको निकाल के बाहर करो। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA ही में रसमिया नहीं है। HRA की स्थापना होती है अक्टूबर 1924 में। कहाँ पर होती है? कानपुर में। और इसकी स्थापना करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी। कौन करता है? सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी। मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ। इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी ने। ध्यान से सुनिएगा, इसकी स्थापना करी थी इन दोनों
लोगों ने। और इसकी उद्देश्य का मुख्य काम था संयुक्त राज्य भारत, यानी कि पूरे भारत पे चाहिए। भाड़ में गया उत्तर प्रदेश, भाड़ में गया महाराष्ट्र और कोलकाता, मुझे पूरा का पूरा संयुक्त भारत चाहिए। यानी कि यूँ कहें कि जो अखंड भारत की संकल्पना थी वो HRA की संकल्पना बन गई, और वो भी सीधा तलवार की नोक पर, या तो हम पूरा लेंगे या कोई समझौता नहीं करेंगे। और स्वाभाविक है क्रांतिकारी था, तो इन्होंने रिवोल्यूशनरी पर्चे जारी किया। तो 1950 में रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी पर्चे। अब बताओ क्रांतिकारी पर्चे होंगे तो उसमें क्या लिखा होगा? आओ राम के लिए, हम यहाँ होटल में बैठे चाय का इंतज़ार कर रहे हैं ना भैया। वहाँ ये होगा कि आ जाओ रोड पे 4 लोग बम लेकर, यहाँ से निकल रहा है, ये उड़ा दो इसको, ये होगा। तो रिवोल्यूशनरी पर्चे छापते थे कौन? HRA के लोग, सही शब्दों में कहा जाए तो सचिन नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी। तो इन्होंने काम क्या किया कि इनकी पहली जो शिकार बनी या जो पहली घटना इनके हाथ में आई, वो घटना क्या थी? उसे कहते हैं काकोरी कांड। ध्यान रखिएगा, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में। ध्यान से सुनिएगा कि सहारनपुर से लेकर एक गाड़ी थी जो सहारनपुर से चलती थी और जाती कहाँ थे? लखनऊ तक। तो ये सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी और इसका नाम था एड्स डाउन पैसेंजर। जब ये ट्रेन जा रही थी, रास्ते में लखनऊ के पास एक स्थान पड़ता है काकोरी। ध्यान से सुनिएगा, इस काकोरी नामक स्थान पर रेल के खजाने को इन लोगों ने मिलकर लूट लिया। किसने? HRA ने। अब यह नाम नहीं अभी लेंगे हम, आगे नाम आ जाएंगे अपने आप से। इस खजाने को लूटना तो ब्रिटिशर्स के सही शब्दों में कहा जाए पीठ पे लात नहीं थी, पेट पे लात थी। क्यों? क्योंकि सारा कुछ इनका इकोनॉमी सिस्टम रेल से ही संचालित होता था और उसको लूट लिया गया। तो स्वाभाविक है उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक लॉस हुई। तो इस प्रकार ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 8 जो ये ट्रेन थी इसे लूटने के बाद उन्होंने इसके खिलाफ कौन कौन आया और किसको कहाँ कहाँ क्या किया गया। तो इसमें जो दोषी बनाया गया, तो पहला था राजेंद्र लाहिड़ी। क्या नाम था? राजेंद्र लाहिड़ी। और इनको दोषी बनाया गया और इनको गोंडा में फांसी दे दी गई। क्यों? रेलवे को लूटा था। तो उन्होंने रेलवे जो राजेंद्र लाहिड़ी थे इनको गोंडा में फांसी दे दी गई। और ब्रिटिशर्स तो फांसी देने में बड़े माहिर थे ही, है ना। दूसरा जो रोशन सिंह थे, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। पेपर में आ चुका है। रोशन सिंह भकना इनका पूरा नाम था। तो रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। वास्तव में इलाहाबाद क्या, उस समय तो नैनी था। इलाहाबाद में फांसी दी गई। उसके बाद चौथे व्यक्ति जो दोषी थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, और इनको दी गई गोरखपुर में फांसी। ये सब काहे के दोषी हैं? काकोरी कांड के। और लास्ट व्यक्ति था अशफाक उल्ला। ध्यान सुनिएगा, अशफाक उल्ला खां, और इनको फांसी दी गई थी फैजाबाद में। तो ये आप पेपर में आ चुका है बहुत बार। इनको राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। अब आपसे इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि सभी जगह अलग अलग फांसी देने का बेसिक रीज़न क्या था? चलिए आप थोड़ा सोचिए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, इसके पीछे जो बेसिक रीज़न था बेटा वो ये था कि अगर सबको एक जगह फांसी देते तो हो सकता था भारत में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग आपके पीछे पड़ जाए और वह इकट्ठा होकर आपके ऊपर आक्रमण कर दे। तो अगर टुकड़ों टुकड़ों में फांसी दी जाएगी तो लोग एकत्र नहीं होंगे और हम आसानी से इनको टांग देंगे। तो हुआ यही कि इन लोगों को, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दे दी गई। और बाकी जो अन्य लोग बसे उनको आजीवन कारावास दिया गया। जिसको टारगेट किया था उसको जेल भेज दिया। तो ये काकोरी कांड था। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ किसका? ब्रिटिशर्स का इस कांड में, और इसी घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे देखिए इस घटना की बात क्या होता है। जब इस गतिविधियों पर ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ी तो उन्हें HRA को समाप्त कर दिया। HRA को समाप्त करने का बेसिक कारण आप अच्छे जान गए क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को समाप्त करने का कारण था काकोरी कांड। और काकोरी कांड में जिनको दोषी बनाया गया तो उनकी एक तरह से क्या कमर टूट गई। लेकिन यहाँ से एक चीज़ बड़ा अच्छा हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह ये थे तो उसके पार्ट ही, लेकिन ये मौका लगा कि सब भाग गए। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद तो भागने में बहुत माहिर,
और मैं इनकी कहानी आपको पढ़ाऊँगा तो आपको फ़क्र होगा अपने ऊपर कि ऐसा वीर सपूत हमारी क्रांतिकारी का हिस्सा रहा। आगे आते हैं, बहुत कुछ आपको पढ़ाना अभी बाकी, अभी हम व्यक्तित्व पढ़ाएंगे। मेरा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना, चलते रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब काफ़ी समय बीत गया, आपने देखा कि 1927-28 तक काफ़ी समय बीत गया और इस दौरान जब HRA की गतिविधियों पर ब्रिटिशर्स ने रोक लगा दी तो काफ़ी समय सन्नाटा छाया रहा। और इस सन्नाटे के दौरान महसूस हुआ कि कोई एक दल चाहिए जो HRA की जगह ले ले और ब्रिटिशर्स को छाउन छोटा कर सके। और वो छाउन छोटा करने का काम HSRA ने किया। HSRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन या रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1928 को। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। आप जानते होंगे फिरोज शाह कोटला मैदान आज भी बहुत फेमस है, सहवाग के नाम पर। वहाँ पर अब उसका एक स्टेडियम का नाम रख दिया गया ना। तो फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना होती HRA की। और स्थापना करने वाले आप कौन होंगे, अच्छे जानते हैं। उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। यस, तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही ऊपर करो तो आज़ाद याद आते हैं ना। चलिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी HSRA की 1928 में। और उद्देश्य यही था कि HRA जो पूरे नहीं कर पाए वो हम पूरा करेंगे। और इसमें एक व्यक्ति ऊपर कर आता, उसका नाम था भगवती चरण बोहरा। और इस भगवती चरण बोहरा ने कई बोरों में भर दिया किसको, ब्रिटिशर्स को। कारण भगवती चरण बोहरा को बम बनाने की कला बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छी। कहा जाता था ब्रिटिशर्स इनके आसपास इनको तलाशी ले लेते थे, साथ भी बम बना लेते थे। अपने कुर्ते को फाड़ कर पता नहीं कैसे बांध करके बम फेंक देते थे। इतना ज़्यादा टैलेंट था भगवती चरण बोहरा। आते हैं, बताते हैं। HSRA कि 1928 में इसकी स्थापना हुई चंद्रशेखर आज़ाद ने। जो मुख्य सदस्य थे भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सुखदेव, इसके बाद शर्मा और इसके साथ बहुत सारे और भी लोग थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे। वो सारे के सारे लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे और सबका उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स को कैसे सही किया जाए। और उनका शिकार काकोरी कांड हुआ और इनका शिकार सैंडर्स हो गए। अब सैंडर्स हत्याकांड ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पेपर में खूब आता है। सैंडर्स हत्याकांड है क्या? 17 दिसंबर 1928 को, ध्यान से सुनिएगा, 17 दिसंबर 1928। ज़रा गौर करिए कि 9-10 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई है। मात्र एक हफ्ते बाद इन्होंने अपने कार्य को परिणाम में बदल दिया। और क्या किया? सैंडर्स की हत्या के लिए प्लान बनाया। क्या बनाया? सैंडर्स की हत्या का प्लान ये था कि ये सैंडर्स वही है जब लाला लाजपत राय, जब भारत में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था तो पूरे इंडिया ने मिलकर साइमन गो बैक के नारे लगाए थे और कहा था साइमन तुम्हारे इस नियम कानून की आवश्यकता नहीं है। और ये औपनिवेशिक सत्ता देने आए थे बेहुदा हमको, क्योंकि 1914 से 19 में इन्होंने औपनिवेशिक सत्ता का लालच दिया था गांधी जी को कि अब हम कुछ दिन बाद चले जाएंगे। और जब जीत गए तो ठेंगा दिखा दिया था। वही औपनिवेशिक सत्ता का लॉलीपॉप लेकर फिर आए थे। अब ब्रिटिशर्स को इंडियन ने उठाया, डंडा भागो यहाँ से, नहीं चाहिए। और उसी में झड़प होती है और लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और लाला लाजपत राय की सही शब्दों मेरे वर्ड में कहा तो वो शहीद हो जाते। तो इसका बदला लेने के लिए लाला, क्योंकि याद रखिए लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये जान थे देश की। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद बहुत बड़ा झटका लगा क्रांतिकारियों को और उन्होंने बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी। ध्यान सुनिएगा, सैंडर्स की हत्या के बाद स्वाभाविक है कि आज़ाद और चंद्रशेखर जो राजगुरु थे, यानी चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन्होंने ही ये प्लान रचा था, उन्होंने ही हत्या का श्रेय लिया। लेकिन पकड़े अभी भी नहीं गए। देखते हैं हुआ क्या कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब सैंडर्स हत्याकांड में, ध्यान सुनिएगा, जब एक तरफ भारत में सैंडर्स की हत्या को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा था, उसी समय सोचिए जब आग लगी हो और हम घी डालने का प्रयास करें, क्यों? ताकि तुम यहाँ सुधर जाओ या तो भाग जाओ। क्या हुआ जरा देखिए, 8 अप्रैल 1929 को, ध्यान से सुनिएगा, ये वही समय जो लाहौर में अधिवेशन का नौटंकी चल रही है। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने
नेशनल असेंबली, जो उस समय सेंट्रल असेंबली केंद्रीय विधान परिषद थी, ये विधायिका थी, उसमें खाली पड़ी सीटों पर जब वहाँ पर व्यापार ट्रेड बिल पर बहस हो रही थी, ध्यान रखिए पेपर में ये भी आ चुका, किस बिल पर, सेफ्टी बिल, सुरक्षा विधेयक और व्यापार विधेयक पर चर्चा हो रही थी। उस चर्चा के दौरान खाली बेंच पर इन दोनों लोगों ने बम फेंके और बम में वास्तव में पर्चियाँ लिखी थी, उसमें किसी को नुकसान हो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था, उन्होंने कहा था बहरों को जगाने के लिए जोर का धमाका करना पड़ता है, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही उद्घोष कर रहे थे। बाकी कहानी मैं आपको इनकी पढ़ाऊंगा तो आपको एहसास होगा इसके पीछे और क्या था। अभी मैं केवल आपको घटनाओं का तत्क्रम, क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने खाली स्थानों पर बम फेंक, चाहते तो फेंक देते लोगों पर, सबको ख़त्म, जब अंदर थे तो कुछ कर सकते, उन्हें पता तो था ही तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो इन लोगों को वहीं पर क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, ये सब के सब टारगेट किए गए और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान सुनिएगा, इनके साथ बहुत कम उम्र का एक व्यक्ति था, उसका नाम था जतिन दास। इन सबको जेल में डाल दिया, क्योंकि जेल, अच्छा ये तो गए ही जेल में जाने के लिए थे, इनका तो उद्देश्य ही था कि ये हमें जेल में बंद करें, और जेल में बंद करेंगे तो बाहर हमारे जो सहयोगी लोग हैं वो क्रांति का बिगुल बजा देंगे, यानी हमारे अगेंस्ट। तो इन लोगों ने जब जेल में गए तो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, और ये लोग मांग कर रहे थे कि हमें राजनीतिक कैदी के रूप में रखा जाए। यानी कि अब ये कौन से कैदी होते हैं, आपने कभी गौर देखा है कि जब कोई धरना प्रदर्शन करने जाता है, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं और हम भी बहुत बार गए, तो धरना प्रदर्शन में लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके सबका एक साथ मुचलका करके संबंधित पार्टी सबका मुचलका भर देती है और सबको छोड़ दिया जाता है। और उस समय राजनीतिक कैदी कहा था, उसका मतलब नहीं कि तुम जेल चले गए, समझे ना, हमने कानून का वायलेशन किया थोड़ी देर के लिए, और स्वाभाविक है भाई, अपने अधिकार मांगने जाओगे तो स्वाभाविक है किसी को दर्द होगा। तो यही हुआ कब, जब जेल के अंदर इन लोगों ने कहा कि हमें राजनीतिक कैदी के रूप में स्वीकार किया जाए, यानी हमें सामान्य लोगों के जैसा ट्रीट ना किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने उनकी सुनी नहीं, तो ये लोग अनशन में बैठ गए जेल के अंदर, और 63 दिन बाद जतिन दास की इसी अनशन के दौरान मृत्यु हो जाती। और जब मृत्यु हो जाती तो लोग इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि ब्रिटिशर्स की मृत्यु का एक आमंत्रण कर देते हैं ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस प्रकार जेल में ही 63 दिन बाद जतिन दास की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है, और जो HSRA का वास्तविक उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और पूरा ना होने का एक बेसिक कारण था कि ब्रिटिशर्स ने एक चाल चल के भारत में एक रूपरेखा यह निर्धारित कर दी कि कोई बड़ा नेता बाहर ना रहने पाए, तो इनको कैसे भी करके सबको जेल में ठूसे रहो ताकि यहाँ विरोध ना होने पाए। और इस विरोध को दबाने के लिए उन्होंने पहले तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में बुला लिया, 30, 31, 32, लाहौर अधिवेशन का बहिष्कार कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, 1931, 1932 में पूना पैक्ट को लेकर बवाल मचा। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं वो उसी का परिणाम, या कहें प्रतिछाया, या बिहाइंड द कर्टन की होने वाली घटनाएं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में हमें अभी आप तक सैंडर्स की हत्या तक हम लोग पहुँचे, जतिन दास की मृत्यु तक, यानी 1929 तक। अभी हमें 1947 तक जाना। वास्तव में हमने आपको 2 चरणों पढ़ाया था, 1897 से लेकर 1915 तक, ये पहला चरण हमने आपको पढ़ाया। दूसरा चरण है 1915 से लेकर 1947 तक, ये दूसरा चरण है, जिसमें हम अभी पहुँचे 1929 तक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमें आप तक पहुँचाना था कहाँ तक की घटनाओं में, 1897 से 1915, 1915 से 1947, और उसके बाद अभी हम पहुँचे कहाँ तक हैं, 1929 तक, जब भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, इन सबको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। और जतिन दास की इस समय 63वें दिन, यूँ कहें कि सही शब्दों में आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु भारत में लोगों में आग की तरह काम करती है, और यही कारण था कि वो लोग विरोध में आ गए, और भारत में जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू होते हैं। और इसी को टारगेट बनाकर अभी एक केस होगा, लाहौर षड्यंत्र केस, हम आपको पढ़ाने वाले। लाहौर षड्यंत्र केस का एक केस बनाएंगे, और उस केस में इन तीनों लोगों को फांसी दी जाएगी। कब, 23 मार्च 1931 को। बीच में गांधी इरविन समझौता होगा, वो पूरी कहानी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का तीसरा पार्ट हम, वैसे तो हम 2 में ही लाना चाह रहे थे, लेकिन टॉपिक ज़्यादा बड़ा होता, और मेरा विश्वास रहता है बड़ा पढ़ने से बढ़िया पढ़ा जाए। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर था, जिसमें हमें आप तक आसानी से पहुंचाया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।